हेलो क्लास 10th हम लोगों ने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। तो वो कुछ इनकम्प्लीट हो गया था। तो बस हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सबसे क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? The potential difference across the end of the wire is directly proportional to the electric current provided the temperature is constant or any other physical quantity। तो ये एक फिजिकल ये आपका ओम्स लॉ होता है और अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो जब हम लोग ने इसको किया था तो क्या आया था? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हमको क्या मिला था? एक कांस्टेंट मिला था। अब इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और या सिर्फ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से आया था R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये कैसा है? ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ये सिंबल होता है। और इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में जाएं तो क्या होगा? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो क्या होता है? 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। और इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, अगर हम लोग V और I के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है? V और I के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और अगर हम लोग यहाँ पर हम इसके यहाँ पर अगर मैं V ले लूं और यहाँ पर I ले लूं और तब भी ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो हमको ये ध्यान देना है कि किसके V और I कहाँ है। V इस वाले फर्स्ट वाले ग्राफ में जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x एक्सिस पर है और इसमें y यहाँ पर y एक्सिस पे है। और दूसरे वाले ग्राफ में ये v यहाँ पर है। यहाँ से जब हम यहाँ पर निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इस लाइन का, तो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो जब हम इसका स्लोप निकालते हैं आता है I अपॉन v। और जब हम लोग यहाँ पर इसका स्लोप निकालते हैं यहाँ पर आता है v अपॉन I। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और I अपॉन V को बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। या कंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट टर्न पर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग ने क्या करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करने जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उनका यूज करके हम एक सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? एमीटर। क्या लेंगे? एमीटर लेंगे। एमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। फिर यहां से क्या करेंगे हम लोग? एक कंडक्टर वायर लेंगे। क्या लेंगे? कंडक्टर वायर। और यहां से क्या करेंगे? एक यहां पर हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। और वोल्ट मीटर को किसमें ऐड करेंगे? हम लोग इसको ऐड करते हैं पैरेलल में। और ये क्या है? एमीटर। एमीटर को हम लोग सर्किट में किसमें जोड़ते हैं? इन सीरीज में। और इसका कनेक्शन हम लोग किससे करते हैं? ये क्या है? बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 सेल्स। और फिर यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? एक स्विच या वन वे की यहां पर। और ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट। ये एक सर्किट है और अक्सर एग्जाम में ये सर्किट ये बनाने के लिए आता है। तो यहां पर सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ने से पहले सर्किट का एक बार देख लेते हैं। एमीटर, वोल्टमीटर, ये क्या है? कंडक्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। ये बैटरी है। ये प्लग की है। प्लग की मतलब जस्ट लाइक हमारे घर में जो स्विच होता है ऑन ऑफ। तो अगर ये क्या है? ऑन की स्टेज में, ये रिहोस्टेट है। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हम लोग ने
एमीटर को इन सीरीज में ही क्यों जोड़ा है? सीरीज में जोड़ने का कारण यह है क्योंकि मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो करे, और जो ये एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी वेरी लो, यानी कि जीरो होता है। और ठीक इसी तरह जो ये वोल्ट मीटर होता है, ये क्या होता है? इसको हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं। जब हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कैसा आता है वोल्ट मीटर का? इनफाइनाइट, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें करंट नहीं जा पाती, नेग्लिजिबल करंट होती है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब इसको सर्किट करने के बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग लेने के सबसे क्या करते हैं? यहां पर एक सीरियल नंबर, और ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें मेजर करेंगे? वोल्ट में। और यहां पे क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग I से, और यहां पे क्या करेंगे? V अपॉन I का रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4। तो हम लोग जब इसको इस सर्किट को करके हम लोग क्या करते हैं? विद द यूज ऑफ रिहास्टेट की मदद से हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो जब हम लोग 1 वोल्ट करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आता है 0.25। जब हम लोग 2 वोल्ट करते हैं तो ये आता है 0.50। जब 3 वोल्ट करते हैं तो ये आता है 0.75, और जब 4 करते हैं तो 1 आ जाता है। अब हमको क्या, जैसा V अपॉन लिखा है तो 1 अपॉन 0.25 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 ओम। यहां पर अब इसी तरह ठीक जब यहां पर करेंगे 2 अपॉन 0.50 कितना हो जाएगा? 4 ओम। ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 0.75 4 ओम। इसी तरह 4 अपॉन 1 आंसर कितना आ गया? 4 ओम। तो क्या कहता है? दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि V अपॉन I का रेशियो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ग्राफ आया है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले लेंगे और वाई एक्सिस पर I ले लेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे। तो अब यहां पे क्या कर दें? 1 2 3 4। दिस इज, यहां पे हम लोग क्या करते हैं? यहां पर वोल्टेज, यहां पर हम लोग ये इधर ले लेते हैं करंट को, और यहां पर क्या ले लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहां पर जैसे यहां पर V है तो यहां पर हम लोग V अपॉन I, तो हम लोगों ने यहां पर V अपॉन I का यूज करके हम लोगों ने निकाला। तो V अपॉन I, तो V को यहां पर ले लें तो यहां पर, और यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पर ले लें I को, तो यहां पे कितना हो गया? 1 2 3 4, और यहां पे कितना हो गया? 0.25, 0.50, 0.75, 1.0। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं कि 1 वोल्ट पे कितना है? यहां पे। ये कितना है? यहां पे। ये कितना है? यहां पे। और 4 पे कितना है? यहां पे। तो अगर मैं इन सब पॉइंट को मिला लूं तो क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आता है। अब मैं क्या करूं? यहां पर इस तरह यहां पर करने के बाद यहां से क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमने जैसे मैंने बताया कि ओम्स लॉ में ग्राफ कैसा आता है? V और I के बीच में प्लॉट करते हैं। तो अब हमें इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो कोई भी दो नोन पॉइंट से हम लोग क्या करें? एक परपेंडिकुलर, सपोज दैट कि मैं एक ये वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और एक ये वाले पर, ठीक इसी तरह एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और एक यहां से परपेंडिकुलर। तो ये हो गया A B C, यहां पे ट्रायंगल बन गया। और इसका हम लोग क्या निकाल लें? स्लोप। तो स्लोप जब निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC, या इस लाइन को अगर यहां पे O कह दो तो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। तो अगर हमें यहां पे निकालना है तो BC की वैल्यू यहां से क्या होगी? 4 - 3। यहां पे क्या है? हाईएस्ट यहां पे क्या हो जाएगा? V2 - V1, और इसी तरह I2 - I1। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4, और यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3। ठीक इसी तरह यहां पे कितनी है? 1.0, और यहां पे कितनी है? 0.75। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 1.25। सॉल्व करने पे कितना आया? 4 ओम। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी कि हम लोग ने जो थ्योरी में कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, उसी चीज को हमने प्रूफ किया।
यहां से कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और यहां पे अगर हम लोग चाहें तो यहां से भी इसको निकाल सकते हैं, और यानी कि V और I का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, बहुत बार सीबीएसई ने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में ये सर्किट और वेरिफिकेशन और ग्राफ पूछा है, और ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग the resistance of the wire। तो सबसे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको कुछ रिजल्ट्स मिले। तो पहला रिजल्ट मिलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर, यानी कि क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नंबर 1, द resistance of the wire directly proportional to the length of the wire। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक, अगर सपोज दैट ये पेन है और इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसका 2 ओम है, अगर मैं इसको 20 से अगर 50 काट दूं तो काटने के बाद इसके 2 पीस हो जाएंगे, तो इनके जो 2 पीस होंगे उसके जो रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस से है, मोटाई से है। जो वायर क्या है, मोटा है कि पतला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मोटा वायर होगा, जितना मोटा वायर, किसी वायर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और इसका उल्टा कि अगर कोई वायर जितना ही थिन होगा यानी पतला होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो भी वायर जितना मोटा होता है, जितना थिक होगा, वो उतना ही कॉस्टली होता है। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि मैक्सिमम थिकनेस मिनिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, जब किसी वायर का मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। इसीलिए हम लोग अपने घर में मोटे वायर को ज्यादा प्रीफर करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो करे। ओके, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, द रेजिस्टेंस of the wire depends nature of the material से मतलब कि क्या हुआ, अब हमारे जो डेली लाइफ में या जो नेचर में हमारे पास बहुत तरीके के वायर्स होते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम के वायर्स भी होता है, कॉपर्स का वायर का भी होता है, सिल्वर्स का वायर होता है, पर सबकी मार्केट में क्या होती है, मार्केट प्राइस अलग होती है। आप चले जाइए मार्केट में वायर खरीदने तो आप देखेंगे कॉपर का वायर जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है, एल्युमिनियम का जो वायर होता है वो थोड़ा चीप होता है। अगर आप सिल्वर का वायर देखेंगे तो आखिर उसमें क्या है, यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कंडक्टिविटी से, यानी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कौन से होते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जो आसानी से अगर हम रब कर दें या हीट कर दें वो इजीली क्या करते हैं, न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर चले जाएं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर
ऑफ द कंडक्टिविटी और द रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का। सबसे अधिक कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, फिर दूसरे नंबर पे कॉपर की, और फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम का, फिर उसके बाद अदर्स आते हैं। फिर नंबर 4 पे है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि इंक्रीजेस द टेम्परेचर, increases the temperature, then increases the resistance of the wire। तो इन 4th पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो दिस इज अगेन, आगे बढ़ने से पहले कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 4th पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड 4th टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो नाउ अगर इसके बाद हम लोग क्या करें, फर्स्ट और 2 पहले और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का मैं यूज करूं तो क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और जब ये सिंबल हटता है तो क्या आता है? कोई कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू, इसको एक, दिस इज ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं रो, L अपॉन A, दिस इज क्या है? ये ग्रीक लेटर, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसे? रो। और इसका क्या नाम है? दिस इज, और इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो यहां से क्या हो गया? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। तो यहां से एक हमारे पास एक नई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आ गई। इसका नाम क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। R यानी क्या हो गया? रेजिस्टेंस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L, अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो R की यूनिट क्या होती है? ओम। A का क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है? लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसके क्या हो गई? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कि एक्चुअल में होता क्या है ये रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? इफ R is equal to 1 ohm, A is equal to 1 meter square, L is equal to 1 meter, then rho is equal to R। इसका मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल टू ऑफ द दोज रेजिस्टेंस which having area of cross section 1 meter square and length 1 meter। और ये जनरली एलॉयज कंडक्टर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और एलॉयज वो क्या होता है? 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर की रेंज होती है। कंडक्टर एलॉयज क्या होते हैं? मोर देन टू मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो आगे चल के हम लोग इसके बाद नाइक्रोम या डिफरेंट मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग अब कोई न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। अब क्या लिखा है? क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन दैट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? तो कह रहा हाउ मच करंट पूछ रहा है, और इसमें वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, और बल्ब का फिलामेंट आर दिया है 1200 ओम दिया हुआ है और करंट पूछ रहा है, तो अभी भी ओम्स लॉ मैंने बताया कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R, तो V की वैल्यू क्या है 220 और R क्या हो गया 1200। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.18 एम्पियर। आपको बात मैंने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, यानी कि करंट कितनी आ रही है 0.18 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ओम्स लॉ के बारे में काफी एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग अपने जो भी बुक आपके पास हो उससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाइएगा और जो भी हो वो अपने कमेंट्स लिखिएगा जो नहीं आ रहा है, और मैं आपको पीडीएफ इसकी क्वेश्चंस की दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।